नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 11 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, माइनिंग लीज का आखिरी नोटिस। हिमाचल सरकार ने वर्ष 2016 से अब तक आवंटित की गई 231 माइनिंग साइट्स को आखिरी नोटिस जारी किया है। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये नोटिस आखिरी क्यों है? पहले वाले नोटिस कहाँ गए? क्या वे नोटिस देने के बाद कहीं छुट्टियां मनाने निकल गए? सरकार के पास कुल 232 साइट्स थीं। इनमें से एक साइट को यमुना नदी में FCA क्लियरेंस मिला, यानी कि वन संरक्षण एक्ट 1980 के तहत अनुमति मिल गई। बाकी 231 मामलों में ऐसा लगता है कि FCA क्लियरेंस को देखकर सरकार भी कंफ्यूज हो गई है। इस माइनिंग ड्रामे के कारण राज्य सरकार को 103 करोड़ की कमाई होनी थी, लेकिन अफसोस अब तक इस कमाई का अता पता नहीं है। अगर 6 महीने में FCA क्लियरेंस नहीं हुई तो ये 25% राशि भी जब्त हो जाएगी। लगता है सरकार ने सोचा है धोखा खा रहे हैं, फिर से धोखा खाएंगे। छोटी लीज देने से क्लियरेंस में दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए अब बड़ा एरिया मर्ज करके एक्शन प्लान बनाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि ब्यास नदी में ड्रेजिंग का काम अब माइनिंग विभाग की जगह फॉरेस्ट कॉरपोरेशन करेगा। अब खनन के लिए ऑक्शन वन निगम के माध्यम से ही होगी, क्योंकि पिछले अनुभव से राज्य सरकार को यह समझ आ गया है कि ब्यास नदी का मटेरियल गायब हो जाता है, जैसे कि किसी जादूगर ने अपनी टोपी में छुपा लिया हो। राज्य सरकार ने यह काम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को शिफ्ट कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जैसे चुनाव के समय ईडी और आयकर विभाग के मेहमान आते हैं, वैसे ही हिमाचल में भी चुनाव के दौरान ईडी और आयकर वाले आ गए थे। तो बस अब देखना है कि इन माइनिंग साइट्स का क्या होगा। शायद सरकार भी सोच रही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समाचार नंबर 2, हिमाचल के गांवों शहरों के लिए एक विकास योजना। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार अब पूरे प्रदेश का एक डेवलपमेंट प्लान बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट TCP का यह नया मिशन एकदम फिल्मी स्टाइल में एक योजना एक राज्य का नारा दे रहा है। आखिर पूरे राज्य को एक साथ संभालने का आइडिया किसने दिया? लगता है सुक्खू साहब ने किसी सुपरहीरो मूवी से प्रेरणा ली है। TCP के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, मतलब अब से कोई घर झुग्गी झोपड़ी स्टाइल में नहीं बनेगा। अनियोजित निर्माण से बरसात में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने सोचा, क्यों न हम भी कुछ प्लान कर लें। पिछले साल की बरसात में जो तबाही मची थी, उसने सरकार को गहरे जख्म दे दिए हैं। अब गांव और शहर दोनों को मिलाकर एक विकास योजना तैयार की जाएगी। आखिरकार कोई भी नहीं चाहता कि भारी बारिश में मकान बह जाए या सड़कें नदी में तब्दील हो जाएं। TCP नियमों के तहत ही लैंड डेवलपमेंट और निर्माण कार्य होंगे। TCP मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट और रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि पूरे प्रदेश का एक ही डेवलपमेंट प्लान हो। अब यह सोचकर ही रोमांच हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश का हर कोना एक जैसे प्लान में ढल जाएगा। 4 लेन और नेशनल हाईवे किनारे अगर किसी ने नियम तोड़े तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगता है TCP मंत्री ने अपने अंदर के पुलिस वाले को जगाकर यह फैसला लिया है। तो अब इंतजार कीजिए जब हिमाचल प्रदेश एक विकास योजना में ढलकर सुपरहीरो के सपनों का राज्य बन जाएगा। बस उम्मीद है कि इस योजना में कोई विलेन न आए और सभी प्लानिंग सही ढंग से पूरी हो जाए। समाचार नंबर 3, हिमाचल के इस जिले का हर युवा विदेश जाने को बेताब। जिला ऊना के युवाओं में विदेश जाने का जुनून इस कदर हावी हो गया है कि यहाँ के माता पिता अब अपने बच्चों को छोटे अंबानी बनाने का सपना देखने लगे हैं। पंजाब के असर से प्रेरित होकर ऊना की नई पीढ़ी भी विदेश जाने की राह पकड़ रही है। अब भला कौन कहेगा कि विदेश में बसने का क्रेज सिर्फ पंजाबी कल्चर का हिस्सा है।
ऊना के युवा तो इस ट्रेंड में पंजाबी गानों की धुन पर नाचते हुए शामिल हो गए हैं। स्टूडेंट वीजा युवाओं के लिए किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। पिछले कुछ सालों में ऊना के सैकड़ों युवा स्टडी वीजा के नाम पर विदेश निकल चुके हैं। असली मकसद तो पढ़ाई नहीं बल्कि विदेश में बसने का सपना है। पश्चिमी सभ्यता का ग्लैमर और वहां के सपनों का आकर्षण युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। भले ही कुछ युवा डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए रूस जा रहे हों, पर अधिकांश युवा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बहाने विदेश की ओर भाग रहे हैं। आईलेट्स की तैयारी का क्रेज ऐसा है कि कुछ युवा इसके लिए पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं, तो कई संस्थाएं ऊना में ही आईलेट्स कोर्स लेकर अपने पैर जमा रही हैं। लगता है ऊना का हर युवा अब आईलेट्स का मास्टर बनना चाहता है। माता पिता भी अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि लोन लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा क्रेज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का है। अब तो ऊना में ट्रैवल एजेंट भी अपने दफ्तर खोलने लगे हैं ताकि हर युवा को विदेश भेजा जा सके। ऊना के पुलिस थानों में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए प्रति माह 10 से 15 केस आ रहे हैं। स्मार्टवे इंटरनेशनल के नितिन ठाकुर के अनुसार ऊना के युवाओं में विदेश जाने का क्रेज तेजी से बढ़ा है। हर साल 100 से 150 युवा स्टूडेंट वीजा पर विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं। डीएसपी डा वसुधा सूद का भी कहना है कि ऊना में पासपोर्ट बनाने का क्रेज पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। उपमंडल अंब और गगरेट के पुलिस थानों में औसतन 10 से 15 पासपोर्ट वेरिफिकेशन हर माह हो रही हैं। ऊना के युवाओं का यह जुनून देखकर लगता है कि आने वाले समय में ऊना को छोटा कनाडा या मिनी ऑस्ट्रेलिया कहा जा सकता है। विदेश में बसने का सपना अब केवल एक सपना नहीं बल्कि हर युवा का मिशन बन गया है। समाचार नंबर 4, चार्जिंग स्टेशन के लिए 3 कंपनियां सिलेक्ट। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का नया दौर शुरू होने वाला है। सरकारी जमीन को लीज पर लेकर वहां चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 3 कंपनियों का चयन किया गया है। बुधवार को फाइनेंशियल बिड्स को खोला गया और इन 3 कंपनियों ने बाजी मार ली। जल्दी ही परिवहन विभाग इन्हें वर्क ऑर्डर देगा। रोपवे ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने परिवहन विभाग के लिए यह टेंडर किए थे। अब प्रदेश में 45 सरकारी साइट्स पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं। कुल 8 कंपनियों ने आवेदन किया था, पर उनमें से 3 ने ही किस्मत चमकाई। अब बाकी 5 कंपनियों के पास शायद सोचने का समय है कि वे अगली बार कैसे जीत सकते हैं। यह सभी स्टेशन पीपीपी मोड पर स्थापित होंगे, जिसमें सरकार भी हिस्सेदार होगी। आखिर सरकार का भी तो फायदा होना चाहिए। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगता है हर कोई अब पेट्रोल और डीजल से दूर भागने की सोच रहा है। सरकार भी ई वाहनों को चार्जिंग सुविधा मुहैया करवाने के लिए आधारभूत ढांचा स्थापित करने में जुटी है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं और अब वहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगने हैं। अब तक 23 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। इस साल कुल 75 स्टेशन का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा सभी सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों के कार्यालयों सहित होटलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आखिर होटलों में रुकने वाले पर्यटक भी तो अपने ई वाहनों को चार्ज करना चाहेंगे। तो हिमाचल प्रदेश अब चार्जिंग स्टेशनों के मामले में पीछे नहीं रहेगा। उम्मीद है कि अब जब भी आप हिमाचल की वादियों में घूमने जाएंगे, आपको अपनी गाड़ी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट ढूंढो, गेम नहीं खेलना पड़ेगा। और हाँ, इन 3 कंपनियों ने साबित कर दिया है कि चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस भी अब हॉट एंड हैपनिंग है। समाचार नंबर 5, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी 10 सड़कों की जांच में फेल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में बड़ी खामियां उजागर हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर की जांच में 10 सड़कों ने परीक्षा में फेल होकर सबको हैरान कर दिया है। नेशनल क्वालिटी मॉनिटर ने 42 प्रोजेक्ट की जांच की, जिसमें 8 सड़कों का मेंटेनेंस वर्क तो ऐसी हालत में पाया गया कि सड़कों ने खुद ही शिकायत दर्ज कर दी होगी। कांगड़ा की स्थिति सबसे खराब निकली है, जहां मेंटेनेंस वर्क के नाम पर एक ही काम चल रहा था और वह भी असंतोषजनक पाया गया। ऐसा लगता है कांगड़ा के ठेकेदारों ने सड़क बनाने के बजाय जादूगरी का काम किया है। कुल्लू और किन्नौर में भी 3-3 प्रोजेक्ट ऐसे पाए गए हैं, जिन्हें देखकर शायद ठेकेदारों को भी शर्म आ जाए। चंबा में भी एक काम ठीक नहीं निकला।
नेशनल क्वालिटी मॉनिटर की रिपोर्ट के बाद पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीमें औचक निरीक्षण करने जा रही हैं। अब ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी जा रही है ताकि अगली बार वे अपने काम में जरा सी ईमानदारी दिखा सकें। पीएमजीएसवाई में कुल 11 मेंटेनेंस वर्क की जांच की गई है, जिनमें से 8 प्रोजेक्ट फेल हो गए। यह रिपोर्ट हिमाचल और केंद्र सरकार को भेजी जाएगी ताकि सुधार के फैसले लिए जा सकें। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल को 3100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जारी किए हैं। लगता है सरकार ने सोचा कि पैसे फेंको काम देखो, लेकिन यहाँ तो पैसे फेंकने के बाद भी काम देखने को नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण का काम पहले से चल रहा है, लेकिन परिणाम देखकर लगता है कि ठेकेदारों ने सड़कों को भी कच्चे धागे की तरह बना दिया है। केंद्र सरकार भविष्य में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण की लॉन्चिंग की भी तैयारी कर रही है, लेकिन अब तक के काम को देखकर तो यही लगता है कि चौथे चरण में ठेकेदारों को सड़कों के बजाय रेत के महल बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में सुधार के निर्देश दिए हैं। अब देखना यह है कि सुधार होता है या फिर से सड़कों की हालत देखकर सरकार को सड़क पर आना पड़ता है। समाचार नंबर 7। सुबाथू कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18 करोड़ का गबन। सुबाथू अर्बन एनएटीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 18 करोड़ रुपए का गबन करके सेक्रेटरी और पूर्व चेयरमैन ने ऐसी करामात दिखाई कि सभी हैरान रह गए। पुलिस ने आखिरकार सोसाइटी के सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया। लगता है अदालत ने भी सोचा होगा, इतना बड़ा गबन और फिर भी जमानत, मजाक समझ रखा है। 5 जुलाई को संदीप गुप्ता, चेयरमैन दी सुबाथू अर्बन एनएटीसीएस, ने पुलिस थाना धर्मपुर में शिकायत दर्ज करवाई कि सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन और सेक्रेटरी ने 18 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया है। जांच में यह भी पता चला कि इन दोनों ने सहकारिता विभाग के निर्देशों की ऐसी अनदेखी की मानो वे अपने दोस्त के घर पार्टी कर रहे हों। दोनों ने अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और व्यावसायिक सहयोगियों को बिना किसी सिक्योरिटी के और लिमिट से ज्यादा करोड़ों रुपए के ऋण बांट दिए। सोचिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो सुबाथू कोऑपरेटिव सोसाइटी जल्द ही सुबाथू दिवालिया कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूर्व चेयरमैन फरार है। सेक्रेटरी मुकदमे के बाद से ही गायब हो गया था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 8 जुलाई को अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। जब जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी, तब पुलिस चौकी सुबाथू की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की गहनता से जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस 18 करोड़ की लूट का क्या हश्र होता है और क्या सच में न्याय की जीत होती है या नहीं। सोसाइटी के लोगों का रोष और न्याय की प्रतीक्षा अब एक मजेदार धारावाहिक की तरह चल रही है, जिसमें हर दिन नया ट्विस्ट आता है। समाचार नंबर 8। पहाड़ दरकने से 4 गांवों को खतरा, हर पल तबाही का डर। बीते 1 साल से काला छौ की पहाड़ी ऐसे दरक रही है जैसे कोई नाश्ता करते समय बिस्किट को चाय में डुबोता हो। मंगलवार और बुधवार की हल्की बारिश ने तो इसे और भी ज्यादा क्रिस्पी बना दिया, जिससे भूपन नाले में भारी तबाही मच गई। अब भूपन नाला हल्की सी बारिश होते ही ऐसा भयंकर रूप धारण कर रहा है जैसे उसे किसी फिल्म में खलनायक का रोल मिल गया हो। लगातार दरकती काला छौ की पहाड़ी ने 4 गांवों के दर्जनों परिवारों की नींद उड़ाकर रख दी है। भूपन से पाशी, अपर रैला और घाटसेरी को जोड़ने वाली 4 पुलिया भी इस बाढ़ की भेंट चढ़ गई हैं, जिससे गांवों का संपर्क टूट गया है। यह तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने सोशल मीडिया पर सभी गांवों को ब्लॉक कर दिया हो। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार सैंच हीरा सिंह नलवा अपनी टीम के साथ भूपन नाले का जायजा लेने पहुंचे और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी। शायद अब रिपोर्ट पढ़कर अधिकारी समझ जाएंगे कि यह पहाड़ी अब दरकने से नहीं रुकेगी, चाहे आप इसे कितनी भी डांट फटकार लगा लें। ग्राम पंचायत रैलादो के प्रधान जोगेंद्र सोनी और भाजपा नेता डाबे राम ने बताया कि भारी भूस्खलन से लोग दहशत में हैं। काला छौ की पहाड़ी का मलबा पिन पार्वती नदी में तबाही मचा सकता है। यह पहाड़ी ऐसे मलबे उगल रही है जैसे कोई मेले में झूलों पर हवाई चप्पलें फेंकता हो।
गत वर्ष 10 जुलाई की प्राकृतिक आपदा ने पिन पार्वती नदी के दोनों ओर पड़े मलबे के बड़े बड़े ढेरों को मिटा दिया था। अब कालाछौ की पहाड़ी में लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण पिन पार्वती नदी की गोद में बड़े बड़े मलबे के ढेर एकत्रित हो गए हैं। ऐसे में अब पिन पार्वती नदी भी सोच रही होगी, आखिर मेरा भी तो हक बनता है किसी पहाड़ी से मिलने का। समाचार नंबर 9। हिमाचल मॉनसून 13 दिन में 101 करोड़ की चपत। मानसून के शुरुआती 2 हफ्तों में पीडब्ल्यूडी को 101 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे बादल भी सोच रहे हों, चलो हिमाचल में कुछ मजा करते हैं। प्रदेश भर में बारिश की वजह से ठप हुई सड़कों और उन्हें बहाल करने में लगाई गई मशीनरी का खर्च इसमें शामिल है। पीडब्ल्यूडी ने 27 जून से 10 जुलाई तक की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को भेजी है। इस रिपोर्ट में मंडी, कुल्लू और शिमला में ज्यादातर सड़कों के बंद होने का हवाला है, जबकि कांगड़ा में एक पुल भी पहली ही बरसात में गिर गया। लगता है पुल ने कहा, बस इतना ही था मेरा सफर। जल शक्ति विभाग को अब तक 67 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। बारिश का असर जल शक्ति विभाग के मुख्य स्रोतों पर पड़ा है और नुकसान का शुरुआती आंकड़ा करोड़ों में पहुंच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट में शामिल आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश भर में अब तक 171 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज हो चुका है। इनमें से पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसी अवधि में अलग अलग हादसों के दौरान 22 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य सरकार ने परिजनों को राहत राशि वितरित की है। इन मौतों में सबसे ज्यादा 8 सड़क हादसे की वजह से हुई हैं। बाकी 6 की मौत खाई में गिरने, 4 की करंट लगने, 3 की सांप के काटने और 1 की अन्य कारणों की वजह से हुई है। लोक निर्माण विभाग ने बहाल की 30 सड़कें। पीडब्ल्यूडी ने बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर में ठप पड़ी 30 सड़कों को बहाल कर लिया है। मंगलवार तक 42 सड़कें बंद थीं, जबकि अब 12 सड़कें बाधित हैं। इनमें मंडी में 5, शिमला में 4 और कांगड़ा में 3 सड़कें बंद हैं। लगता है ये सड़कें भी बारिश से बोल रही थीं, हम तो छुट्टी पर हैं, बाद में मिलेंगे। बिजली बोर्ड ने बीते 24 घंटे में 109 ट्रांसफार्मर बहाल किए हैं। बुधवार को हल्के साफ मौसम का फायदा उठाकर बोर्ड ने कर्मचारियों की तैनाती फील्ड में की थी और अब 109 जगह बिजली दोबारा लौट आई है। जैसे बिजली ने कहा हो, मैं वापस आ गया। 5 दिन येलो अलर्ट। प्रदेश भर में बारिश का दौर अब भी जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि के दौरान अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश बैजनाथ में हुई है। यहां 32.0 mm, पावंटा साहिब में 18.4, पालमपुर में 8.8, नाहन में 8.3 और धर्मशाला में 0.8 mm बारिश हुई है। अधिकतम तापमान शिमला 26.6 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर 33.7 डिग्री सेल्सियस, भुंतर 35.4 डिग्री सेल्सियस, कल्पा 25.2 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला 29.9 डिग्री सेल्सियस, ऊना 37.2 डिग्री सेल्सियस, नाहन 29.7 डिग्री सेल्सियस, मनाली 26.4 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा 34.3 डिग्री सेल्सियस, मंडी 36.8 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर 37.0 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर 33.9। लगता है तापमान भी कह रहा है, मैं तो गर्मी के मारे पसीना पसीना हूँ। समाचार नंबर 10। हिमाचल सरकार के मंत्रियों का पूर्व सीएम पर बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश में नादौन और हमीरपुर में ईडी सीबीआई की छापामारी पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा के नेताओं ने इस मामले को लेकर सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री की घेराबंदी की तो इसका जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री सामने आए। बुधवार को बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा पर गंभीर आरोप जड़े। पत्रकार वार्ता में जगत सिंह नेगी के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली गए और वहां से ईडी और सीबीआई को साथ लेकर आए। शायद दिल्ली से कच्चे बनियान की जगह ये सूटकेस पैक कर लाए हों। मंत्री ने कहा कि नादौन और हमीरपुर में ईडी की छापामारी सिर्फ चुनाव को प्रभावित करने के लिए थी, ताकि कांग्रेस नेताओं और सीएम को बदनाम किया जा सके। उन्होंने विधायक होशियार सिंह द्वारा गोली मारने की बात सोशल मीडिया में वायरल होने पर कहा कि इससे उनका असली चेहरा सामने आ गया है।
शायद होशियार सिंह को अपनी फिल्म शोले के गब्बर सिंह से कुछ ज्यादा ही प्रेरणा मिल गई हो। 3 महीने से होशियार सिंह सीआरपीएफ की टीम साथ लेकर चल रहे हैं और जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रहे हैं, मगर जनता सब जानती है। मंत्री ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को लेकर भी कहा कि वह सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जिसका उन्हें लोगों के सामने प्रमाण देना चाहिए। उपचुनाव में जनता भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। चुनावों के बीच छापामारी। बागबानी मंत्री ने कहा कि नादौन और हमीरपुर में ईडी की छापामारी का समय ठीक नहीं था। उन्हें छापा मारना होता तो वह चुनाव से पहले या उसके बाद करते, लेकिन उन्होंने भाजपा के इशारे पर ऐसा किया है क्योंकि ईडी केंद्र सरकार की कठपुतली है। शायद ईडी के अधिकारी सोच रहे थे, चुनाव आ रहे हैं, चलो छापामारी का मजा लेते हैं। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा ने ईडी और सीबीआई की छापामारी करवाने का नेशनल एजेंडा बना लिया है। इसी के तहत हिमाचल में भी ऐसा कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली गए तो कोई सौगात नहीं लाए, बल्कि दिल्ली जाकर ईडी ले आए। लगता है जयराम ठाकुर ने दिल्ली से ईडी को मिठाई समझकर पैक कर लिया हो। समाचार नंबर 11, नमो ड्रोन दीदी योजना केंद्रीय योजना को हिमाचल करेगा लागू। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं बनने जा रही हैं ड्रोन पायलट। चौंकिए मत, केंद्र की मोदी सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना अब हिमाचल में भी लागू होने जा रही है। पहाड़ी प्रदेश की कृषक महिलाएं भविष्य में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेंगी। कैसे? ड्रोन उड़ाकर। राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो गांव-गांव में सर्वे करेगी, स्वयं सहायता समूहों से आवेदन मांगेगी और फिर एक प्रोजेक्ट तैयार करेगी जो केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कमेटी के चेयरमैन कृषि विभाग के सचिव सी पालरासु होंगे। बाकी मेंबर कौन कौन होंगे? कोई भी आपके पड़ोस का अंकल नहीं है, बल्कि बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि देश में 15,000 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं, उन्हें ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। अब सोचिए, हमारी कृषक महिलाएं न केवल ड्रोन उड़ाना सीखेंगी बल्कि इस हुनर से रोजगार भी हासिल करेंगी। अब इस योजना का नारा क्या हो सकता है? ड्रोन उड़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो हिमाचल की महिलाएं तैयार हो जाइए, ड्रोन उड़ाइए और आत्मनिर्भर बनिए। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अब तो जहाँ ड्रोन वहाँ रोजगार भी कह सकते हैं। समाचार नंबर 12, डिपो के सरसों तेल की क्वालिटी पर उठे सवाल। उचित मूल्य की दुकान डिपो से लिए गए सरसों के तेल की क्वालिटी से जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में उपभोक्ता खूब परेशान हैं। रूटीन के बजाय अलग ही ब्रांड के तेल का पैकेट उपभोक्ता को मिला है। घर पहुंचकर जब तेल को बोतल में डाला तो पूरी तरह से जमा हुआ अलग ही रंग का तेल बाहर निकला, जिसके बाद उपभोक्ता की ओर से सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि खूब वायरल हो रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के पास पहुंचे मामले को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग डिपुओं के निरीक्षण कर रहे हैं, इसके साथ ही तेल के सैंपल भरे जाएंगे। वहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के सरसों तेल का टेंडर खत्म हुआ है और नए को लेकर प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में फिलहाल सिविल सप्लाई की ओर से भी खुले बाजार से तेल खरीदकर डिपुओं में उपभोक्ताओं को प्रदान करने की बात सामने आ रही है। प्रदेश भर में उचित मूल्यों की दुकानों में राशन कार्ड धारकों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें चावल, आटा, दालें, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, नमक व अन्य राशन शामिल रहता है। मौजूदा समय में सरसों के तेल का टेंडर पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समाप्त हो गया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला की ओर से नए टेंडर की प्रक्रिया चलाई गई है। इस बीच राशन कार्ड धारकों को सस्ता तेल उपलब्ध करवाने के लिए खुले मार्केट से तेल खरीदकर उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले मूल्यों के साथ ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके चलते कई नए तरह के ब्रांड डिपुओं में पहुंच रहे हैं, जो कि लोगों के घरों की रसोई तक पहुंच रहे हैं। इसे लेकर लोगों ने सरकार व विभाग पर सवाल उठाए हैं कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कांगड़ा के जिला नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने मामले पर संबंधित इंस्पेक्टरों को डिपुओं के निरीक्षण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। डिपुओं में मिल रहे तेल के सैंपल भी भरे जा रहे हैं। समाचार नंबर 13,
नालागढ़ उपचुनाव में 79.04% लोगों ने डाले वोट। नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं ने भरपूर उत्साह दिखाया है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। बेशक राज्य में हुए 3 विधानसभा उपचुनावों में नालागढ़ में सबसे अधिक 79.04% मतदान दर्ज किया गया है, लेकिन यह वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के 81.84% के मुकाबले 2.8% कम रहा। हालांकि यह मतदान प्रतिशत हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में हुए 72% मतदान से 7.04% अधिक रहा है। सनद रहे कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव और मौजूदा विस उपचुनाव में चंद दिनों का ही फासला रहा है। इसके बावजूद मतदाताओं ने खूब जोश दिखाया है, लेकिन चुनावी रण में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों की धड़धन बम्पर वोटिंग ने बढ़ा दी है। काबिल जिक्र है कि नालागढ़ के सियासी इतिहास में दूसरे विधानसभा उपचुनाव का गवाह बने नालागढ़ हलके में वर्ष 2011 में पहला उपचुनाव हुआ था। उस दौरान 82.62% मतदान दर्ज किया गया था, जो कि मौजूदा 79.04% से 3.56% ज्यादा था। अमूमन नालागढ़ क्षेत्र लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उपचुनाव में मतदाताओं के भरपूर उत्साह के बावजूद नालागढ़ मतदान का रिकॉर्ड बनाने में पिछड़ गया। विगत विधानसभा चुनावों पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि वर्ष 2012 में नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 85.59% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, जबकि 2017 में 86.19% मतदान दर्ज किया गया। मतदान में गिरावट ने दोनों सियासी दलों सहित निर्दलियों में हलचल मचा दी है। हालांकि दोनों दल व निर्दलीय इसे अपने पक्ष में मानकर जीत की दहलीज पार करने का आकलन लगा रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को नतीजे आने पर ही तस्वीर साफ होगी। दोनों ने पूरा जोर लगाया। लोकसभा चुनावों में नालागढ़ में सियासी दलों के प्रदर्शन की बात करें तो लोकसभा चुनाव में नालागढ़ से भाजपा को कीप 13,000 मतों की बढ़त मिली थी। इस बार उपचुनाव में भी भाजपा इसी करिश्मे को दोहराना चाह रही थी। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने भी बीजेपी की घेराबंदी में कोर कसर बाकी नहीं रखी। वहीं निर्दलीय हरप्रीत सैनी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए दोनों सियासी दलों के समीकरण उलझा दिए हैं। समाचार नंबर 14। हमीरपुर में इस बार कम दिखा वोटरों में उत्साह। मुख्यमंत्री के गृह जिले की हमीरपुर विधानसभा सीट पर बुधवार 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। विधानसभा क्षेत्र के 94 पोलिंग बूथों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम करीब 7:30 बजे संपन्न हुई। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए इस उपचुनाव की मतदान प्रतिशतता 67.72% रही। हर बार की तरह इस बार भी नारी शक्ति ने मतदान करने में बढ़-चढ़-कर भागीदारी निभाई। महिला वोटरों की मतदान प्रतिशतता 69.97% दर्ज की गई तो पुरुषों की वोटिंग का आंकड़ा 65.43% रहा। हालांकि सुबह 9 बजे और 11 बजे आए मतदान प्रतिशतता के रुझानों में महिला मतदाताओं का आंकड़ा पुरुषों की तुलना में कम था, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद हल्के की नारी शक्ति पोलिंग बूथों पर पहुंची और अधिक संख्या में उपचुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह 9 बजे तक मतदान प्रतिशतता 15.71% दर्ज की गई। इनमें पुरुष वोटरों की संख्या 6,754 रही, जबकि महिला वोटर की संख्या 5,323 थी। 11 बजे तक मतदान प्रतिशतता 31.81% रही। इसमें 12,526 पुरुष तो 11,933 महिला वोटरों ने मतदान किया। दोपहर 1 बजे हमीरपुर हलके में 47.05% मतदान रिकॉर्ड किया गया। इस राउंड में महिलाएं पुरुषों के आगे हो गयीं। विधानसभा क्षेत्र की 18,906 महिलाएं जबकि 17,273 पुरुष मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंचे। दोपहर बाद 3 बजे हमीरपुर हलके में 56.96% मतदान दर्ज हुआ। इनमें 23,122 महिला जबकि 20,673 पुरुषों ने मतदान किया। साया 5 बजे मतदान प्रतिशतता 65.78% दर्ज की गई। इस दौरान 26,556 महिला जबकि 24,023 पुरुष वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया, जबकि शाम 7:30 बजे के करीब हमीरपुर सदर सीट पर कुल 24,927 पुरुष और 27,145 महिला मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी सदर सीट पर कुल 52,073 मतदाताओं ने वोटिंग की। लोकसभा चुनावों से कम रही मतदान प्रतिशतता।
सदर सीट पर इस बार के उपचुनाव की मतदान प्रतिशतता वर्ष 2022 में हुए विधानसभा के उपचुनाव और करीब 1.5 महीना पहले हुए लोकसभा के आम चुनावों से कम आंकी गई। बता दें कि 2022 में विधानसभा के आम चुनाव में हमीरपुर सदर में 71.81% मतदान हुआ था, जबकि हाल ही में हुए लोकसभा के आम चुनाव में सदर सीट पर मतदान प्रतिशतता 70.54 रही थी। समाचार नंबर 15। देहरा में 65% मतदाताओं ने किया मतदान। देहरा विधानसभा उपचुनाव में 65.42% मतदाताओं ने वोट डालकर निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। देहरा की जनता ने पिछले आम चुनावों से करीब 6% कम मतदान किया है। हालांकि क्षेत्र के लोगों ने पिछले दिनों हुए लोकसभा के चुनावों के बराबर मतदान कर अगला विधायक चुनने को जनादेश दे दिया है। आम चुनाव से कम हुए मतदान के आंकड़ों को देखते हुए राजनीतिक दल अब जमा गुणा में जुट गए हैं। रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम देहरा शिल्पी बेगटा ने बताया मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में कुल 84,694 सामान्य मतदाताओं में से 55,408 ने अपना वोट डाला। इनमें 29,152 महिला और 26,256 पुरुष मतदाता है। एसडीएम ने बताया कि वोटिंग के बाद सारी मतदान सामग्री को चुनाव आयोग के नियमों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ धलियारा कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। यहां वोटिंग मशीनों को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। 13 जुलाई को यही मतगणना होगी। इसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। पिछले चुनावों में ऐसे थे हालात। देहरा में पिछले चुनावों के मत प्रतिशत की बात करें तो 2022 में विधानसभा चुनाव में यहां 71.39% पोलिंग हुई थी। 2022 में कुल 85,263 मतदाताओं में से 60,866 ने अपना वोट डाला था। इनमें 31,551 महिला, 27,621 पुरुष और 1,694 डाक मतपत्र थे। लोकसभा 2024 चुनावों में देहरा में 65.09% वोटिंग हुई। 84,491 मतदाताओं में से 54,996 मतदाताओं ने वोट डाला था। इनमें 29,142 महिलाएं और 25,854 पुरुष वोटर्स ने मतदान किया। समाचार नंबर 16। ऊना के पुलिस अधिकारी को गोल्डी बराड़ गैंग की धमकी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ग्रुप से जिला ऊना की बनगढ़ जेल में तैनात एक अधिकारी को कथित धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले की खुफिया जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन जेल अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गया है। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश की जेलों में पंजाब सहित अन्य राज्यों के कई खतरनाक गैंगस्टर और विभिन्न गैंग से जुड़े अपराधियों को कैद कर रखा गया है। इस वक्त ऊना के जिला उपकारागार में पंजाब के कई गैंगस्टर विभिन्न मामलों में आरोपी के तौर पर बंद है, जिनका ट्रायल विभिन्न अदालतों में चल रहा है। इन्हीं से जुड़े आरोपियों के चलते गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ग्रुप से एक जेल अधिकारी को धमकी मिलने का खुफिया इनपुट हिमाचल पुलिस को मिला है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच में जुट गया है। जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने इस धमकी के बारे में किसी भी बात का खुलासा नहीं किया है और न किसी इस तरह के मामले की पुष्टि की है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।